प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज हम चाहे रीट भर्ती परीक्षा हो L1 और L2 के लिए, चाहे प्री STC परीक्षा हो, चाहे विद्यार्थियों के सामान्य व्यावहारिक व्याकरण के लिए, ये जो टॉपिक आज का लिया गया है इसका थीम है वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो यहाँ उन प्रश्नों का जवाब मिलेगा और इन्हीं 8 वेदों के जो इनका विस्तृत रूप है वो हम उदाहरणों से समझने वाले हैं इस वीडियो में। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और ये विश्वास है मेरा कि इस प्रकरण के माध्यम से जितना भी आप समझ पाओगे, देख पाओगे, इस प्रकरण के संबंध में आपकी जो समझ है वो अच्छी तरह से विकसित होगी। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, उनको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों यहाँ पर दिया हुआ है कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो 8 होते हैं। एक एक को समझते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, इनको विद्यार्थियों स्वीकृति बोधक भी कहते हैं। स्वीकृति बोधक, जिसमें स्वीकृति होती है, तो यहाँ विधानवाचक वाक्य है पहला, जिसे स्वीकृति बोधक कहते हैं। दूसरा है निषेध वाचक, जिसमें मनाही होती है, नहीं का भाव होता है, अर्थात अभाव की स्थिति होती है। तीसरा है प्रश्नवाचक, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। चौथा है आज्ञावाचक, जिसमें आज्ञा दी जाती है। पांचवा है विस्मयादि वाचक या विस्मयादि बोधक। छठा है इच्छावाचक और सातवां है संदेहवाचक और अंतिम जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है संकेतवाचक। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये वाक्य के भेद हैं अर्थ के आधार पर। एक एक का जो विवरण है वो उदाहरणों के सहित हम समझने वाले हैं। तो पहला आता है विधानवाचक वाक्य। विधान विद्यार्थियों नियम को कहते हैं और जो कानून होता है उस शाब्दिक अर्थ में विधान का ही वो सूचक होता है। तो विधानवाचक वाक्य विद्यार्थियों क्या होते हैं? यहाँ जिस वाक्य के अंतर्गत, ध्यान से सुनना है, जिस वाक्य के अंतर्गत किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता है। कोई भी क्रिया है, कोई भी कार्य है, उसके होने का या करने का बोध होता है, तो वहां हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। एक प्रकार से विद्यार्थियों ये सकारात्मक श्रेणी के वाक्य होते हैं। इसमें पॉजिटिव स्थिति आया करती है। ऐसे वाक्यों को हम देखते हैं किसी काम का या किसी बात का करना या होना इन वाक्यों के भावों में अभिव्यक्त होता है। यानी कि किसी काम का करना या होना, किसी बात का होना यहाँ पाया जाता है इनके माध्यम से। और यहाँ देखते हैं जैसे मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, सीधा सीधा वाक्य है, साधारण वाक्य है और इसमें एक विधान को अर्थात किसी कार्य का होना यहाँ पर पाया गया है। तो यहाँ खाना है वो उस कार्य को, उस काम को होना यहाँ पर बताया गया है। अगला उदाहरण लेंगे, प्रवीण मेरा मित्र है। ये एक बात बताई गई है। यहाँ किसी काम के बारे में, किसी बात के बारे में जो सकारात्मक स्थिति है, स्वीकृति बोधक जो स्थिति है वो है सूर्य गर्मी देता है। स्वीकृति बोधक, यहां पर स्थिति उत्पन्न हो रही है, यहां भाव व्यक्त हो रहा है कि सूर्य गर्मी देता है। अगला होगा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो एक स्वीकृति है, मान्यता है। इसके अनुसार हम विधानवाचक जो वाक्य हैं उन वाक्यों का हम चयन कर पाते हैं कि किन वाक्यों में विधानवाचक वाक्य होते हैं। तो यहाँ हमने समझा कि जब किसी क्रिया के द्वारा और ये पता चलता है किसी काम के होने का या किसी बात के होने का, तो वहां विद्यार्थियों हम विधानवाचक वाक्यों को लेते हैं। जब आप इन 8 वाक्यों के 8 प्रकार के वाक्यों को आप समझ पाओगे इनके उदाहरणों के साथ में, तो आप निश्चित ही
उन उदाहरणों में से ये छांट पाओगे कि कौन से वाक्य में विधानवाचक है, कौन से में प्रश्नवाचक है। तो आइए विद्यार्थियों, दूसरे क्रम पर जो आता है निषेधवाचक, उसको लेते हैं। विद्यार्थियों, निषेध का मतलब होता है मनाही करना, अर्थात यहाँ पर अभाव होता है, यानी कि जो नहीं है उसकी स्थिति यहाँ पर बताई जाती है। किसी बात के न होने या किसी कार्य के नहीं होने अर्थात अभाव की स्थिति यहाँ पर व्यक्त होती है, तो वहां निषेधवाचक वाक्य आते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहां आपको जो चीजें ध्यान रखनी है, सूचक के रूप में है शब्द ने, नहीं, मत। ऐसे शब्दांश आते हैं जिन्हें देखकर हम बता सकते हैं इसमें ये जो वाक्य का भेद हुआ है वो निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। यहां लेते हैं हम सड़क पर मत भागो। तो विद्यार्थी यहाँ पर मत जो शब्द है ये निषेध होने का भाव व्यक्त करता है, नहीं भागने का ये भाव उत्पन्न करता है। तो सड़क पर मत भागो, यहाँ निषेध यानी कि मनाही का स्वर आ रहा है, ने, नहीं, मत, इस प्रकार के शब्दांश इसमें आते हैं जो निषेध को व्यक्त करते हैं। सड़क पर मत भागो। और उदाहरण हो सकते हैं, वह नहीं जाएगा, तो नहीं शब्द के द्वारा निषेध का बोध हो रहा है। अगला है, वह न खाता है, न खिलाता है। न शब्द है, यहां निषेध का बोध हो रहा है, तो यहां निषेधवाचक वाक्य कई प्रकार हो जाएगा। आपने पढ़ा विधानवाचक वाक्य, दूसरा पढ़ा निषेधवाचक वाक्य, अब पढ़ते विद्यार्थियों प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के द्वारा और पूछा जाता है और ये प्रश्नों का बोध कराने वाले वाक्य होते हैं, जिनमें प्रश्नों का बोध होता है, कौन, कहां, कब, कैसे, किसको, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। देखिए यहां पर राम क्यों आया है, सीधे सीधे हैं। मैं समझता हूं कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ही प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, प्रश्न सूचक जो चिन्ह है वो लगा रहता है। क्या, कौन, कहां, कब, ऐसे शब्दांश इसमें आते हैं। राम क्यों आया है, वह कब जाएगा, मोहन किसका पुत्र है, इस प्रकार से बहुत से शब्द इसमें। तुम कितना पढ़ते हो। तो यहाँ प्रश्नों के आधार पर, प्रश्न सूचक जो शब्दांश है उनके आधार पर हम देख सकते हैं कि ये वाक्य का प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक जो वाक्य है वो इस प्रकार से होता है। विद्यार्थियों आगे आता है चौथा भेद इसका आज्ञावाचक, जिसमें आज्ञा दी जाती है और जिसमें अनुमति। देखिए ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, आज्ञा है, अनुमति है, दो चीजें समानता को लेकर के चलती हैं। उपदेश है, उपदेश दिया जाता है, या विनय का बोध हो। ये चार चीजें आपको याद रखनी है, आज्ञा है, अनुमति है, उपदेश है और विनय है। ये इस प्रकार के आज्ञावाचक जो वाक्य होते हैं, आज्ञा सूचक जो वाक्य होते हैं उनमें आती है। एक तो होता है आज्ञा, इसके अलावा अनुमति भी हो सकती है, ये लगभग समान भाव रखने वाले हैं। उपदेश है, किसी बड़े के द्वारा छोटे को सुधार के लिए जो बातें कही जाती उपदेश होती है। तो आज्ञा, अनुमति, उपदेश और विनय इस प्रकार से हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि अपना अपना काम करो, अपना अपना काम करो, यहाँ उपदेश के रूप में ये आया है। दूसरा हो सकता है इसमें तुम इधर आओ, ये आज्ञा है, उपदेश है, इस प्रकार से इसमें बताया गया है। और तुम पानी लाओ या आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, चुप रहने की अनुमति यहां पर दी गई है। तो यहां आप उस वाक्य के भाव को देख करके यहां बता पाएंगे कि इसमें आज्ञावाचक है, आज्ञा दी गई है, अनुमति दी गई है, उपदेश दिया गया है या विनय के भाव यहां पर व्यक्त हुए हैं। तो ये आपका चौथा हुआ। पांचवा देखते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर विस्मयादि वाचक जो वाक्य होता है वो किस प्रकार से होता है, जिसमें विस्मय की स्थिति होती है। जिस प्रकार से हमने आज्ञावाचक वाक्य में देखा था उसी प्रकार से इसमें देखते हैं हम।
कि इसमें आश्चर्य दिखाई देता है, हर्ष दिखाई देता है अर्थात प्रसन्नता, शोक दिखाई देता है, घृणा दिखाई देती है। ऐसे इनके आधार पर सूचक शब्द भी होते हैं जिन्हें देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें विस्मयादिवाचक जो वाक्य है उसकी स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहां जैसे हम देखते हैं, शाबाश, तुम अच्छा खेले, आपने जो खेल खेला था वो कैसा, अच्छा। यहाँ शाबाश के रूप में आपको ये जो हर्ष की स्थिति है वो यहाँ पर व्यक्त की गई है। आगे देखते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, अरे यह क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अरे जो शब्द है यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह को लेकर के चलते हैं। शाबाश के बाद में भी आपने देखा था कि यहाँ पर विस्मय की स्थिति वाले चिन्ह आते हैं। अरे ये क्या हुआ, आश्चर्य की बात है इसमें, छी, ये छी शब्द भी आता है। कितना गंदा वस्त्र है, छी कितना गंदा वस्त्र है। तो यहाँ छी जो शब्द है, छी के बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह लग रहा है, तो यहाँ हम देख करके बता सकते हैं कि इसमें विस्मयादिवाचक जो वाक्य है उसका ये रूप बनता है। वाह कितना सुंदर लेख है, वहां लगाते हैं तो वहां के अनुसार हम वाह कितना सुंदर हस्तलेख है। तो यहाँ वहा के बाद में जो विस्मय सूचक जो चिन्ह लगा हुआ है वो विस्मयादि वाचक वाक्य की पूर्ति करता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ये हर्ष, घृणा, आश्चर्य और शोक, हर्ष, घृणा, आश्चर्य और शोक, यहाँ पर हर्ष, घृणा, आश्चर्य, शोक, ये स्थितियां यहाँ पर आती हैं। तो यहां आपने ये 5 भेद देखे हैं। आगे आता है विद्यार्थियों इच्छावाचक। इच्छावाचक आता है। इच्छावाचक में विद्यार्थियों आपको जो चीजें याद रखनी है वो है, इसमें या तो आशीर्वाद होता है, या इच्छा होती है, या कामना होती है। इनके भाव यदि हो किसी वाक्य में, या तो आशीर्वाद हो, या इच्छा हो, या कामना हो, ऐसे भावों की अभिव्यक्ति देने वाले जो वाक्य होते हैं विद्यार्थियों, वो इच्छावाचक वाक्य होते हैं। ये मेरी सद इच्छा है। यहां पर देखिए, ईश्वर सबका भला करे, ईश्वर सबका भला करे, ये ऐसी ईश्वर से क्या है, कामना है। तो यहाँ कामना का दिग्दर्शन बताया गया है और ये कहा गया है कि इसमें इच्छा है। आगे देखते हैं, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, भगवान तुम्हें दीर्घायु यानी कि लंबी उम्र देने वाला करे। तो ये इच्छा है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो इच्छा है, आशीर्वाद है, कामना, ऐसे शब्द जहां पर सूचक के रूप में आते हैं तो वहां इच्छावाचक वाक्य होता है। आपका जीवन सुखमय हो, ये किसी की इच्छा हो सकती है, दूसरे के लिए कही गई बात है कि आपका जीवन सुखमय हो। तो यहाँ पर इच्छा, कामना, आशीर्वाद, इस प्रकार के भावों को लेकर जो वाचक शब्द चलते हैं तो वहां इच्छावाचक वाक्य के रूप में वो आते हैं। यहाँ विद्यार्थियों अगले रूप में अगले भेद की तरफ हम चलते हैं। अर्थ के आधार पर हम वाक्यों के भेद देख रहे हैं। तो यहाँ जो संदेहवाचक चलता है उसके अंतर्गत किसी काम के पूरा होने में संदेह होता है या उसकी संभावना होती है कि पूरा होगा या नहीं होगा। तो यहाँ संदेह में आते हैं जिस प्रकार से शायद मैं कल आऊं, शायद मैं कल आऊं। अब यहाँ पूरी तरह से व्यक्ति कोई भी जो कह रहा है वो निश्चित नहीं है, निश्चिंत नहीं है और उसमें आने में संदेह है उसके में। तो यहाँ पर संदेह होता है या किसी कार्य के होने में थोड़ी सी संभावना नहीं रहती है कि संभावना है भी या नहीं है। शायद मैं कल आऊं, तो इसमें क्या है, संदेह है, आने में उसके में संदेह है, आने में संदेह है। वह पढ़ता हुआ,
पूरी तरह से निश्चिंत नहीं है कि वो पढ़ता है या नहीं है, पढ़ता होगा। तो यहाँ पर संदेह है और संभावना है पढ़ने की, नहीं भी है, लेकिन ये अंदाज लगाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संदेह की स्थिति है, पढ़ता होगा। तो यहाँ ता, देखिए इसमें भी पहचान देखिए, ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के शब्द आते हैं। और यहाँ पर होगा, होगी, होगे, तो इस प्रकार से ये जब आते हैं तो ये तो है संदेह को व्यक्त करने वाला, और यहाँ वर्तमान काल यहाँ पर आ रहा है, तो संदेह वर्तमान का योग बना करके इस प्रकार के संदेहवाचक जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, वो आते हैं। एक और ले सकते हैं हम, हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाए, हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाए, अर्थात यहाँ पर मौसम के ठीक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, और ये संदेह भी है कि क्या पता मौसम सही हो या नहीं हो। तो यहाँ पर संदेह के रूप में, संभावना के रूप में यहाँ पर किसी वाक्य में जब भाव आते हैं तो वहां संदेहवाचक वाक्य की अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आगे जो अंतिम है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ये संकेतवाचक। इसमें संकेतवाचक जो होता है, इसमें एक शर्त जुड़ी हुई होती है। संकेत को आप शर्त लेकर के चलें, एक संकेत दे दिया जाता है, यदि ऐसा हो तो यहाँ शर्त है, और शर्त को लेकर के संकेतवाचक वाक्य चलते हैं। और एक इसमें दो क्रियाएं होती हैं, और दो चीज याद रखनी है इसमें, एक तो शर्त का होना निश्चित होगा इसमें, और एक यह होगा कि इसमें दो क्रियाएं होंगी, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर अवलंबित होगी, आधारित होगी, उसके सहारे से वो दूसरी क्रिया का होना इसमें पाया जाएगा। यदि तुम आओ तो मैं चलूं, यदि तुम आओ तो मैं चलूं, तो यहां चलने का जो भाव है वो किसी के आने पर ही है, एक तरह से शर्त लगी हुई, ये शर्त है कि यदि तुम आओ तो मैं चलूं। तो यहाँ यदि तो ऐसे शब्द आते हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोग, आपको संकेतवाचक में या शर्त वाले में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो पहचान के लिए आप करेंगे और इसी के आने की ज्यादा संभावना रहती है। बहुत सी उसमें जब अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद पूछे जाते हैं तो इसके उदाहरण आया करते हैं। तो यदि तो इस प्रकार के इसमें शर्त बंधी हुई है, ऐसा हो तो यहां देखेंगे यदि मोहन परिश्रम करता तो उत्तीर्ण होता। कई बार विद्यार्थियों ऐसी स्थिति भी आती है कि यदि शब्द नहीं आता लेकिन यदि का भाव होता है, जैसे कि एक प्रश्न इसमें उदाहरण है, राम परिश्रम करेगा तो उत्तीर्ण होगा। तो उत्तीर्ण होगा यानी कि एक शर्त पहले है और एक क्रिया दूसरे पर अवलंबित है, आधारित है, एक क्रिया होगी तभी जाकर के दूसरी की संभावना बनती है। दूसरा जब कार्य होने को पूर्ण होने के लिए वो लगभग तैयार रहता है। यदि राम परिश्रम करेगा तो उत्तीर्ण होगा, यही भाव यदि नहीं होने पर भी देगा। तो यहाँ शर्त का भाव होता है, संकेत दिया हुआ होता है, दो क्रियाएं होती हैं और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित होती है, अवलंबित होती है, और यदि और तो का इसमें भाव रहता है, ये वाचक शब्द इसमें आया करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके 8 वेद थे, अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 वेद। आगे की वीडियोस में हम थोड़ा थोड़ा इसी प्रकार से वाक्यों को पूरा करेंगे और वाक्यों के और भी हैं, क्रिया के आधार पर भेद हैं। तो आगे के वीडियो में हम इस वाक्य के भेदों को लेकर ही चर्चा करने वाले हैं। आप भले ही रीट से जुड़े हुए विद्यार्थी हो या आप प्री एसटीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो या आपके अंतर्गत जो हिंदी की जो व्यावहारिक नॉलेज है वो आपको विकसित करनी हो कक्षा 9 से 12 के पाठ्यक्रम के तहत, तो आपको निश्चिंत हो जाना है। आपको वीडियोज को अच्छी तरह से देखना है और सारगर्भित इन वीडियोज के साथ में आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं और कहीं भी आपको हिंदी की तरफ से कोचिंग वगैरह करने की या बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप अच्छी तरह से इन वीडियोज को देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि हमने हिंदी के अंतर्गत 30 में से 30 जो रीट के सिलेबस के अनुसार दिया हुआ है, पूरे के पूरे अंक प्राप्त करने के लिए आप तैयार रहेंगे। तो आप नियमित पढ़ते रहें, देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।